हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृतिका। सो आज हम अपना वही सेम चैप्टर जो है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक है ये। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, सेक्टर्स हैं। इसके बारे में सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स हैं उनके बारे में। इसकी जो लास्ट क्लास है उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कितने टाइप के सेक्टर्स होते हैं इन अ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब हम ये देखेंगे कि कैसे तीनों ही सेक्टर्स को कंपेयर किया जाता है, कंपेयर करना है। Okay, the various production activity in the primary, secondary and tertiary sector produce a large number of goods and services. जितने भी तीनों सेक्टर्स हैं उसमें अलग अलग टाइप के जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, वो भी लार्ज लेवल पे। ठीक है, जो भी इकोनॉमी होती है, इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर विच आर डोमिनेटेड इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज़। देखो, इस चैप्टर के अंदर हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे पैराग्राफ पढ़ोगे तो ऐसा लगे जैसे एक छोटी क्लासेस के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए मैंने सिर्फ उतना ही पढ़ाना है जो कि इंपॉर्टेंट है और वही चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं, हाईलाइट की हुई हैं। ठीक है, अब देखो, कितनी भी जो भी कंट्रीज़ होती हैं उन सभी की इकोनॉमी के अंदर कोई पर्टिकुलर एक या दो सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। ये सबसे ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले सेक्टर्स हो सकते हैं वो। हमारी कंट्री में पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्टर हुआ करता था वो प्राइमरी सेक्टर था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज थी। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे एग्रीकल्चर है बट उतना ज़्यादा नहीं है। आज के टाइम में जो फास्ट ग्रोइंग जो सेक्टर है करंटली, वो टर्शरी सेक्टर है। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। अब देखो, अब ये सोचो कि हम लोग कैसे काउंट करते हैं गुड्स को। गुड मतलब होता है सामान, गुड्स मतलब होता है सामान। एक गुड वो होता है जो कॉपी में बच्चों को दिया जाता है, और एक गुड होता है सामान को कहते हैं, कोई भी वस्तु या प्रोडक्ट। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनको काउंट कैसे करते हैं, और जो टोटल प्रोडक्शन है वो कैसे पता चलता है कि इस सेक्टर में इतना टोटल प्रोडक्शन हुआ है, उसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। Why, with so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task is enormous, you might also wonder how can I add up cars and computers and nails and furniture. It wouldn't make sense. अब ये क्वेश्चन आता है, अराइज होता है कि भाई हम इतने सारे प्रोडक्ट्स को काउंट कैसे कर सकते हैं, वो भी इतने ज़्यादा लार्ज लेवल पे। सर्विसेज हैं, एन नंबर्स ऑफ सर्विसेज हमारी कंट्री में, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कैसे काउंट करते होंगे उन्हें। यू कैन राइट इज थिंकिंग सो टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। अब देखो, जो हमारी कंट्री में काउंट होता है ना, वो फाइनल गुड्स काउंट होता है, हम बीच बीच की चीज़ों को काउंट नहीं करते। ठीक है, सपोज करो, चलो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 10,000 kgs of wheat is sold at ₹20 per kg, the value wheat will be 2 lakh. उन्होंने बोला है 10,000 किलो अगर चीनी है, वो गेहूँ है, उसको 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है, तो 2 लाख रुपए क्या होती है, इनकम होती है। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट एट 15 पर कोकोनट वुड बी 75,000। अब 5,000 कोकोनट्स हैं, उनको 15 रुपये का एक बेचा जाएगा तो 75,000 बैठे। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन ऐड अप। अब क्या होता है, सेम इसी तरह से हमारी कंट्री में किया जाता है। तीनों सेक्टर में कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने पर उसे बेचा जा रहा है, उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आता है ना, उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसे हम लेकर चलते हैं। ठीक है, रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, नॉट एवरी गुड that is produced and sold need to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. अब ये चीज़ ध्यान रखना, हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उसे आप बार बार ऐड मत करने लग जाना। ठीक है, हमेशा हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को लेकर चलते हैं, ना कि बीच के इंटरमीडिएट गुड्स को लेकर चलते हैं। उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ये इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, या रॉ मटेरियल कहते हैं इन्हें, और फाइनल गुड्स क्या होते हैं। Take for instance a farmer who sells wheat to the flour mill for ₹20 per kg. The mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company for 25 per kg. This biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuit. They sell biscuits in the market to the consumer for 80 rupees, 20 per packet. Biscuits are final goods that reach the customer.
अब यहाँ ध्यान सुनो, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो फाइनल गुड्स को बनाने के लिए यूज़ हो। जैसे कि यहाँ पे बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, शुगर चाहिए थी, ठीक है, आटा चाहिए था। ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो बिस्किट को बनाने के लिए यूज़ हो रहे फाइनल गुड्स को। तो हम लोग गेहूँ के अलग से पैसे काउंट नहीं करेंगे, ना ही शुगर के अलग से पैसे काउंट करेंगे। हम क्या काउंट करेंगे, हम सीधे जो फाइनल गुड प्रोड्यूस हो रहा है, लोगों के पास पहुँच रहा है ना, हम उसे काउंट करते हैं। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। अब देखो फाइनल गुड्स में हम लोग फाइनल गुड्स जो है वही क्यों काउंट करते हैं, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि बार बार काउंटिंग ना होती रहे, एक ही प्रोडक्ट की बार बार काउंटिंग ना हो अलग अलग जगह पर। इसीलिए हम लोग बेसिकली सीधे जो फाइनल है ना हम लोग वो देखते हैं। इन कंट्रास्ट द फाइनल गुड्स सच एज वीट एंड द वीट फ्लोर इज एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड। ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, अब बार बार इन चीज़ों को ऐड नहीं करोगे। Intermediate goods are used in the producing final goods and services. The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods. हमेशा ध्यान रखो, जो आपके फाइनल गुड्स होते हैं, जो भी आपने फाइनल प्रोडक्शन किया है ना, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया होगा कि उन्होंने गेहूँ कितने में ख़रीदा, गेहूँ फिर मिल वालों ने गेहूँ का आटा जो है वो कितने में बेचा, फिर उसने जो बिस्किट बनाया उसमें भी उसकी कॉस्ट इंक्लूड की होगी उसने। तो इसीलिए हम लोग फाइनल गुड को लेते हैं, यानी कि बिल्कुल आखिर में जो चीज़ बनती है ना, जो लोगों तक पहुंचती है, उसको लिया जाता है। आगे समझ। Hence the value of rupees 80 for the biscuit already includes the value of flour 25. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included. इसी तरह से क्या होता है, जितने भी फाइनल गुड्स होते हैं उनके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स का पैसा ऑलरेडी इंक्लूड करके देते हैं वो, ठीक है। जब कभी भी कोई चीज़ बनने वाली होगी ना, जैसे कार है, कार को प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग जगह से बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, और फाइनल में फिर वो गाड़ी बन के तैयार होती है। उस गाड़ी के अंदर जो पैसा लग रहा है ना, उस गाड़ी को बेचने पर जो पैसे आ रहे हैं, 10 लाख की गाड़ी बिकी है तो उसमें और जितनी पार्ट्स उसके खरीदे गए, कहाँ कहाँ से उसको पेंट करवाया गया, किस किसने काम किया, सभी की सैलरी जाएगी, सभी का सामान, उसमें से पैसे कटेंगे। जब जाकर वो 10 लाख रुपए उसकी क्या है, फाइनल गुड का प्राइस है वो, ठीक है। समझ आ रही है बात। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बल्कि सारी ही चीज़ें जो है वो फाइनल गुड्स जो हमारे तक पहुंचते हैं वो फाइनल गुड्स कहलाती हैं। और उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की क्या होती है, क्या छुपी होती है, कॉस्ट। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, and the sum of production is the three sector give, it's called gross domestic product for the country. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP show how big the economy is. अब देखो GDP कैसे निकालता है। GDP पता चल गया, GDP क्या होता है। GDP एक पर्टिकुलर कंट्री की ग्रॉस प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, मतलब इनकम होती है ग्रॉस में। ये ग्रॉस इनकम होती है पर्टिकुलर कंट्री की, जो कि दिखाती है कि कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने लोगों ने उसे खरीदा। कंट्री की ग्रोथ को भी दिखाया जाता है इससे, कंट्री की डेवलपमेंट को नहीं, ग्रोथ को दिखाया जाता है। कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, कितने लोगों ने खरीदे, किसकी डिमांड कैसी थी, और फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है। और वो भी पर्टिकुलर एक ईयर में, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लिया जाता है। उस टाइम पीरियड में देखते हैं कि कितने मतलब सामान बना और सामान को कितने रुपए पर बेचा। जो फाइनल पैसे होंगे ना उन्हें काउंट किया जाएगा। इन इंडिया द मैमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग GDP इज अंडरटेकिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइस एंड देन एस्टिमेटेड द GDP। गवर्नमेंट भी ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, इसी तरह से क्या किया जाता है, हमारी नेशनल इनकम निकाली जाती है। जितने प्रोड्यूस हुए गुड्स, उनका फाइनल गुड्स के प्राइसेस जो होते हैं उनको एस्टिमेट करके GDP निकाली जाती है। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। अब हिस्टोरिकल चेंजेस देख लेते हैं क्या है। जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्टोरियंस ऑफ मेनी नाउ डेवलप्ड द कंट्रीज दैट एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारी कंट्री जो थी वो एक एग्रीगेरियन कंट्री थी, मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग इंगेज हुआ करते थे। आज के टाइम में तो नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में प्राइमरी सेक्टर जो था उसके अंदर इतने सारे लोग इंगेज हुआ करते थे और उसी से सबका काम वाम होता था।
As the method of farming changed and agriculture sector began to prosper, it's produced much more food than before. Many people could now take up other activity. पहले क्या होता था, पहले ना टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कोई मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ें इक्विपमेंट्स नहीं थे, इसीलिए लोग अपने आप हाथ से खेती किया करते और हल वगैरह से ट्रेडिशनल मेथड से खेती की जाती थी। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था और घर के ज़्यादातर आदमी उन सब चीज़ों में इंगेज हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजी आने की वजह से, नई नई इक्विपमेंट्स और टूल्स आने की वजह से क्या है, जो काम 2-4 दिन में होता था वो 1 घंटे में भी कंप्लीट, 1 घंटे से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है अब। तो ये क्या है, इससे क्या हुआ, लोगों को क्या टाइम की बचत हुई और फिर लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में और जॉब ट्राई की। इससे एक और प्रॉब्लम आती है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी अराइज होता है, ठीक है। लेकिन इससे क्या, लोगों का टाइम बचता है और कैपिटल बचती है और लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह और ट्राई कर सकते हैं अदर एक्टिविटीज़ में। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मैनी टाइम बिसाइड, दे आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मी एक्सेट्रा। However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in sector. जो भी प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस हो रहा है वो प्राइमरी प्रोडक्ट कहलाएगा और लाखों लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आज भी इंगेज हैं, वो उनका पहला ही काम है। Over a long time, more than 100 years, especially because new method of manufacturing was introduced, factories came up and starting expanding. Those people who had earlier worked in farm now begin to work in factories in large number. They were forced to do so as they read the in history chapter. People began to use many more goods that were produced in the factories at cheap rate. Secondary sector gradually become the most important in total production and employment. Hence, over time, a shift has taken place. This means that the importance of sector has changed. जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे सेक्टर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो चेंज होती जाती है। पहले लोग प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा थे, अब लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है अब आज के टाइम में मशीन से परफॉर्म की जाती हैं। पुराने टाइम में उन्हें ट्रेडिशनल मेथड से परफॉर्म किया जाता था। आज के टाइम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर की वजह से अनएम्प्लॉयड नहीं रहते, वो अपने बाकी के टाइम पीरियड में क्या करते हैं, टाउन्स और सिटीज़ में छोटी मोटी जॉब करके क्या करते हैं, अपने आप को इंगेज रखते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकें। In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. अब देखो, जो लास्ट के 100 साल है, मतलब अभी हम लोगों ने देखा है जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और काफ़ी हाई स्पीड में, मतलब रैपिड स्पीड में ग्रो कर रहा है। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दी सर्विस सेक्टर। दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन दी डेवलप्ड कंट्रीज़। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं डेवलप कंट्रीज़ में इस पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन इंडिया ओवर द ईयर? Have there been change similarly to the pattern observed for the developed countries? We shall see in the next section. अब टोटल प्रोडक्शन क्या होता है हम देखेंगे तो तीनों सेक्टर का इंक्लूड करके पता चलेगा हमें कि तीनों सेक्टर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट कितनी है, कितना गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। और ये चीज़ हर साल चेंज होती है, ध्यान रखना। अगर इस साल 100 चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ है तो ऐसा नहीं है कि अगले साल भी 100 चीज़ों का ही प्रोडक्शन होगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की डिमांड बढ़ती है और फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, वैसे वैसे चीज़ों की सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। अब ये क्या है, जो अलग अलग पैटर्न्स हैं डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करो और प्लीज़ अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है और आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।